एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक सब कुछ क्लियर है और शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है जी, तो केवल 1 मिनट का मैं समय लूँगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं हमेशा देता हूँ उसे जल्दी से दोहरा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं क्लास में तो उनको भी ये बात पता चलना ज़रूरी है। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी किताब से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो थ्योरी समझा रहा हूँ आपको, इसे समझिए, सुनिए और लिख सकते हैं तो लिखिए भी। इसके अलावा सीधे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और उसमें आप जाइए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ पर है ना, दो चीज़ें फॉलो करिए। सबसे पहले कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करो, सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जो क्लासेस होंगी सबसे लेटेस्ट वाली, वो कम्युनिटी वाले सेक्शन के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन क्लास है। ठीक है, तो वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो उन क्वेश्चन का। ठीक है, और जितनी और भी क्लासेस हैं वो भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप बोले सर आप अपने यूट्यूब चैनल पर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं उनके पीडीएफ फाइल दे देंगे, तो मैं पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल सिंपल सी एप्लीकेशन है टेलीग्राम, आप उसे डाउनलोड कर लेना और उस पर एक मेरा चैनल है सेम कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, तो उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ के साथ साथ कोई टॉपिक या चैप्टर की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अगर किसी को मेरे मेरे ये दोनों ऑफिशियल लिंक नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर मेरे लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूँ मैं, 28 अक्टूबर 2024, यानी कि 28 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है बेटा। और हमारा जो मुख्य टॉपिक या चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस में हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी एमएस एक्सेल में कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला वर्जन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, एमएस एक्सेल, जिसको अगर कम शब्दों में या एक शब्द में अगर कहना हो कि एमएस एक्सेल क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एंड इसको चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज एमएस एक्सेल, तो एक ऑप्शन पर लिख के दिया था स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन। ठीक, बाकी आपको पता ही है कि आप एमएस एक्सेल के हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको इसका मेन्यू बार पढ़ना ही होगा। मेन्यू बार के अंदर जितने भी मेन्यू दे रखे होते हैं या जितने भी शब्द आपको दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब कहते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। सबसे पहला मेन्यू है फाइल के नाम से, इसके बाद है होम के नाम से, इसके बाद आता है बेटा इंसर्ट के नाम से, इसके बाद आता है बेटा ड्रॉ के नाम से, फिर आ जाता है यहाँ पर पेज लेआउट। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर फॉर्मूलाज के नाम से, इसके बाद आता है डेटा के नाम से। ठीक है, डेटा के बाद आ जाता है रिव्यू, रिव्यू के बाद आ जाता है बेटा हेल्प, रिव्यू के बाद आता है व्यू, और व्यू के बाद आ जाता है हेल्प के नाम से। ठीक है, और लास्ट में एक और दे रखा होता है पावर पिवट, पावर पिवट। ठीक है जी, तो ये सब है ना, हमें मेन्यू बार के अंदर मेन्यू या टैब दिए गए होते हैं। ठीक, आप किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको पता ही है कि उसके टूल्स या कमांड्स आपको कहाँ दिखाई देंगे,
रिबन पर, मोटी सी पट्टी पर, जिसमें सबसे पहले ग्रुप्स दिखते हैं और ग्रुप्स के अंदर टूल्स या कमांड्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में होम वाले मेन्यू या टैब को ही डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें अभी थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम इंसर्ट वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो होम के अंदर है ना, मैंने 5वें नंबर पर आपको लिखवाया था, यानी 5वें नंबर का जो ग्रुप था वो था स्टाइल्स के नाम से, है ना। और स्टाइल्स के अंदर है ना सबसे पहला ही टूल मिला था हमको, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक आपको समझा दिया था, तो यहां तक कंप्लीट हो गया था, है ना, तो यहां तक समझा दिया था। इसके बाद एक और टूल आपको यहां मिलेगा और वो होता है फॉर्मेट एज ए टेबल। फॉर्मेट एज ए टेबल, ये क्या होता है? देखो फॉर्मेट एज ए टेबल का मतलब टेबल की स्टाइल्स, क्योंकि हमारे ग्रुप का नाम स्टाइल्स है, तो स्टाइल ही यहाँ पर दे रखी हैं। स्टाइल में बेसिकली क्या होता है ना, अलग अलग तरीके की, अलग अलग कलर की टेबल टाइप की आपको बना के दे रखी होंगी, है ना। जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल नहीं है। तो फॉर्मेट एज अ टूल टेबल का मतलब ये है कि टेबल की स्टाइल, अलग अलग कलर की स्टाइल की टेबल दे रखी होती हैं, जो आपको सही लगे, जब आपको एक्सेल की फाइल में टेबल बनानी हो उस स्टाइल पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपकी जो टेबल होगी वो उसी स्टाइल में बदल जाएगी जो आपने चूज की होगी, जिस कलर की स्टाइल की टेबल आपने चूज की होगी। बस इतना सही है। ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन नहीं मतलब तीसरे पॉइंट पर यहाँ लिखा होता है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स ये क्या है? हम है ना जो सेल्स में डाटा एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, क्या उनके स्टाइल भी बदल सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, उनके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सेल्स के स्टाइल चेंज होते हैं ना, तो उसमें भी कलर वगैरह ही चेंज होता है। सपोज दैट कि आपने टोटल मिला के 20 सेल हैं, टोटल मिला के 20 सेल हैं जिनमें आपने डाटा लिखा। अब आप 20 के 20 सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप है ना उन सेल्स का स्टाइल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें बेसिकली सेल्स के है ना कलर चेंज हो जाते हैं, दूसरा उसके अंदर जो फॉन्ट वगैरह लिखा हुआ है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल है ना सेल का स्टाइल या फिर टेबल का स्टाइल अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे देखो, ये है इंपॉर्टेंट 6वें नंबर पे। देखो 6वें नंबर पे है ना बेसिकली आपको यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा और वो है सेल्स के नाम से। क्या नाम है इस ग्रुप का? सेल्स। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो बताइएगा कि सपोज दैट कि हम एक्सेल की शीट में काम कर रहे हैं और हमें कभी ऐसा लगे कि कहीं पर कोई सेल ऐड करना है, या कहीं पर कोई कॉलम ऐड करना है, या कहीं पर कोई रो ऐड करनी है, या हमें एक्सेल की फाइल में यानी कि वर्कबुक में एक शीट ही ऐड करनी है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस काम के लिए आपको जाना पड़ेगा होम वाले मेन्यू के अंदर और सेल्स वाले ग्रुप के अंदर। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे ना बेटा, तो आपको सबसे पहला ही टूल मिलेगा यहाँ पर इंसर्ट के नाम से। ये क्या होता है इंसर्ट? इंसर्ट में बेसिकली है ना आप, अगर आप सेल इंसर्ट करना चाहें तो कहीं पर भी सेल इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे सपोज दैट कि ये आपकी एक्सेल की शीट है, जिसको स्प्रेडशीट, वर्कशीट या केवल शीट भी कह सकते हैं, और इसमें आपके ये कॉलम्स बने हुए हैं और ये आपको रोज यानी कि पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 30, और आपको बाद में लगा कि यार ये 10 और 30 के बीच में एक सेल और होता ना, तो मैं यहाँ 20 और लिख देता, तो सही क्रम बन जाता 10, 20, 30। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर इस डाटा को कॉपी करेंगे या कट करेंगे और पेस्ट करेंगे, यहाँ पर ये सब करना है नहीं। आप सीधे क्या करिए, इसी वाले सेल यानी 30 वाले पर क्लिक कीजिए और आप सेल्स वाले ग्रुप के अंदर जाकर इंसर्ट वाले टूल के अंदर सेल इंसर्ट पर क्लिक कर दो, या यहाँ लिख सकते हो इंसर्ट सेल पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली है ना आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि जिस सेल पर आपने क्लिक किया है उसके डाटा को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसको लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, राइट में ले जाना चाहते हैं, तो आप राइट पे क्लिक कर दो। तो ऑटोमेटिकली जिस सेल पर आपने क्लिक किया था उसके अंदर के डाटा को राइट साइड में शिफ्ट करा दिया जाएगा, और इस तरीके से 10 और 30 के बीच में एक सेल ऐड हो जाएगा। फिर अगर आपको यहाँ 20 लिखना है तो आप लिख सकते हो, समझे या नहीं? तो इस तरीके से अगर आपको सेल इंसर्ट करना है कहीं पर तो वो भी कर सकते हैं।
क्या सेल को इंसर्ट करने की अपनी कोई शॉर्टकट की होती है? तो आंसर है जी हाँ, शॉर्टकट की होती है। आपको सबसे पहले CTRL यानी कि कंट्रोल दबाना है, उसके बाद शिफ्ट वाली की दबानी है, और उसके बाद इक्वल टू वाला सिंबल दबाना है। ठीक है जी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू अगर आप दबाएंगे तो शॉर्टकट की से आप कहीं पर भी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद क्या हम है ना कहीं पर भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, हम कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है, ये D कॉलम है। ठीक। और अगर आपको लगता है कि यार ये B और C वाले कॉलम के बीच में ना एक कॉलम और होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, तो आप C वाले कॉलम पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट कॉलम पर क्लिक कर दो। तो ऑटोमेटिकली जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है वो कॉलम, उस कॉलम का डाटा है ना वो खिसक जाएगा नेक्स्ट वाले कॉलम में। जैसे यहाँ 30 लिखा है तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो ऐसे बीच में ना एक कॉलम भी ऐड हो जाएगा। समझे नहीं? एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे आपको जैसे B और C वाले कॉलम के बीच में एक कॉलम ऐड करना है ना, तो आपको किसी ना किसी कॉलम को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। जब आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तब वो पूछा जाएगा आपसे कि इसके डाटा को कहाँ ले जाएं। तो जो आपसे ऑप्शन दिए जाए, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें आप सेलेक्ट कर लो कि जिस कॉलम पे मैंने क्लिक किया है उसके डाटा को आप राइट साइड में शिफ्ट करा दो या लेफ्ट में शिफ्ट करा दो। तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब इस कॉलम के अंदर जो डाटा लिखा था वो चला जाएगा यहाँ पर। तो ये कॉलम अपने आप खाली जैसा दिखाई देगा या नहीं? तो इसी खाली जैसे दिखने वाले कॉलम को हम बोलते हैं कॉलम इंसर्ट करना। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि कहीं पर भी कोई रो इंसर्ट की जा सकती है यानी कि पंक्ति, तो आंसर है जी हाँ, पंक्ति भी इंसर्ट हो सकती है। सपोज दैट 1 2 3 ये सारे रो यानी पंक्तियों के हेडिंग है। ठीक है, आपको दूसरे और तीसरे वाले रो के बीच में है ना एक रो ऐड करनी है, तो आप तीसरे वाले पे क्लिक करके इंसर्ट रो पे क्लिक कर दो। तो ये पूछेगा आपसे कि तीसरी वाली रो में जो डाटा है उसे कहाँ ले जाएं, तो आप कर दो डाउन यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। तो यहाँ जो भी डाटा लिखा होगा वो चला जाएगा चौथी वाली रो में। तो फिर दूसरी और चौथी रो के बीच में तीसरी वाली रो आपको ऐसी लगेगी कि आपने यहाँ पर नई इंसर्ट किया है ना, वो खाली रो दिखाई देगी। यहाँ डाटा लिखा होगा और इसके नीचे चौथी वाली रो में भी डाटा लिखा होगा, तो बीच वाली जो रो है ये खाली जैसी दिखाई देगी। तो इसी को बोलते हैं इंसर्ट रो। ये ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी रिसेंटली मेरे को व्हाट्सएप पर किसी ने, एक बच्चे ने मैसेज किया था और डाउट पूछा था किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, और वहाँ पर है ना इसी तरीके के है ना स्टेटमेंट लिखे हुए थे क्वेश्चन में। एक्सेल का क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट लिखे हुए थे कि इनमें से एक्सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, कुछ इस तरीके का था। तो उसमें एक ये भी लिखा हुआ था कि हम है ना किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं या किसी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसमें यही वाला पाथ भी दे रखा था, है ना, कि हम सेल्स वाले ग्रुप के अंदर जाकर या होम वाले मेन्यू के अंदर सेल्स वाले ग्रुप के अंदर इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, इंसर्ट रो कर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ था भाषा में। ठीक है, चलिए, तो ये बात पता होना जरूरी है कौन सा टूल कहाँ पर है और किसका क्या यूज होता है। आगे देखो, क्या है ना हम अपनी एक्सेल की फाइल में, किसी नई शीट को ऐड कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, कर सकते हैं। भाई सपोज दैट कि ये अगर हमारी एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है हमें फाइल के अंदर, तो यहाँ पर है ना शीट नंबर 1 लिखा हुआ आता है, यहाँ प्लस का सिंबल बना हुआ आता है। तो अगर हमसे कहा जाए कि और शीट ऐड कर लो यहाँ पर, तो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपको इस प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करना है तो एक और शीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा शीट नंबर 2 और प्लस का सिंबल आगे आ जाएगा। तो ऐसे शीट को इंसर्ट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है ना। बट क्या यहाँ से भी कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा होता है। यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंसर्ट शीट का। तो इस पर क्लिक करने से भी आपकी एक्सेल की फाइल में एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी अपनी शॉर्टकट की भी होती है, ये लिख लो, शिफ्ट प्लस F11, फंक्शन की F11 है ना। और ध्यान रखना कि ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सेल की फाइल में अगर आपको कोई शीट इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका सही आंसर था दैट इज शिफ्ट प्लस F11, यानी शिफ्ट दबाओ उसके बाद F11 दबा दो तो आपकी एक्सेल की फाइल में एक नई शीट ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, नोट कीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। तो मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें
किसी सेल को, किसी कॉलम को, किसी रो को या किसी शीट को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि सेल, कॉलम और रो के केस में हमें किसी ना किसी सेल, कॉलम या रो को क्लिक करना पड़ेगा। और जब इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आके, तो पूछेगा आपसे कि इस सेल के अंदर या इस कॉलम के अंदर या इस रो के अंदर जो डाटा लिखा है वो कहाँ ले जाना है आपको। उसे आप शिफ्ट जैसी करने की बात कहेंगे, वो डाटा शिफ्ट हो जाएगा और एक नया सेल या नया कॉलम या नई रो ऐड हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से है ना हम इन चारों को इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम चारों को डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ जी, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगला जो टूल हमें यहाँ दिया गया है वो है डिलीट करने का। ठीक है जी, अब डिलीट में क्या है, आप किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो क्या किसी सेल को डिलीट करते समय, सेल को डिलीट करने का मतलब सेल के अंदर जो डाटा है वो डिलीट होगा, तो यहाँ पर किसी डाटा की शिफ्टिंग होगी? यानी यहाँ पर भी पूछेगा कि राइट ले जाना है कि लेफ्ट ले जाना है, तो आंसर है नहीं। यहाँ क्यों पूछेगा भाई? आपको जिस सेल को डिलीट करना है, यानी जिस सेल के डाटा को डिलीट करना है, उस पर सीधे क्लिक करो और डिलीट सेल पे बटन पर दबा दो, वो डाटा डिलीट हो जाएगा, है ना। इंसर्ट करने के केस में पूछेगा कि कहाँ शिफ्ट करें किसी कॉलम या किसी रो या किसी सेल का डाटा। यहाँ तो डिलीट करना है, तो जिसको डिलीट करना है उस पर क्लिक करके डिलीट कर दो। समझ में आ गई बात? क्या इसकी अपनी कोई शॉर्टकट की होती है? जी हाँ, आपको CTRL यानी कि कंट्रोल के साथ है ना माइनस वाला सिंबल दबाना है, जिसको कंप्यूटर में हाइफन भी कहा जाता है। तो इससे आप किसी भी सेल के डाटा को डिलीट कर सकते हैं। यानी किसी भी सेल पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस माइनस दबा दो, सेल का डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, हाँ, तो जिस कॉलम को डिलीट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, कॉलम डिलीट हो जाएगा। किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं, हाँ, जिस रो के डाटा को डिलीट करना है उस रो पर क्लिक कर दीजिए, डाटा डिलीट हो जाएगा। और अगर हमसे ये कहा जाए कि किसी शीट को डिलीट करना चाहें, तो शीट भी डिलीट हो जाएगी। हाँ, शीट भी डिलीट हो जाती है। तो यहाँ जो शॉर्टकट की केवल किसी सेल के डाटा को डिलीट करने की होती है, बाकी किसी की शॉर्टकट की नहीं होती है। नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछें। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो यहाँ बेसिकली जो टूल दिया गया ना आपको, वो टूल है इंसर्ट और डिलीट करने का। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट और डिलीट के बाद है ना यहाँ पर एक और टूल आपको दिखाई देगा, और वो है फॉर्मेट के नाम से। तो तीसरा लिखिए, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या दे रखा है? देखो, फॉर्मेट में ना बेसिकली आपको दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट, दैट इज कॉलम की विथ। कॉलम की विथ यानी कि चौड़ाई। मुझे ये बताइए कि किसी भी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है एक्सेल की शीट में? हाँ, बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसके लिए दो काम कर सकते हैं। या तो दोनों कॉलम के बीच में जो लाइन होती है उसको पकड़ लीजिए। जैसे सपोज दैट कि ये ए वाला कॉलम और ये बी वाला कॉलम है, इन दोनों के बीच वाली जो लाइन है ना, इसको पकड़ के आप लेफ्ट राइट खिसकाएंगे ना। ठीक है, तो ये ए वाला जो कॉलम है, इसकी कॉलम की चौड़ाई क्या होगी? कम ज़्यादा होगी। अगर आप बी वाले कॉलम की चौड़ाई को कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो बी के राइट वाली लाइन को, ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो है जिस भी कॉलम की आप बात कर रहे हैं उसके राइट साइड वाली लाइन। जैसे ए वाले कॉलम की चौड़ाई को आपको कम ज़्यादा करना है, तो ए के राइट साइड वाले कॉलम की लाइन, ये लेफ्ट वाली लाइन हो गई, ये राइट वाली हो गई। ऐसी बी वाले कॉलम की चौड़ाई को कम ज़्यादा करना है, तो बी कॉलम के राइट साइड वाली लाइन को पकड़ के आप आगे पीछे खिसकाएंगे, तो कॉलम की चौड़ाई कम ज़्यादा होती जाती है आपके सामने, है ना। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से कॉलम की चौड़ाई या रो की हाइट को घटाना या बढ़ाना है, तो फिर इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कॉलम विथ नाम के टूल पर जैसे क्लिक करोगे, पूछेगा आपसे कि कितनी रखनी है, तो आप एक नंबर लिख दो, उतनी ही चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो कॉलम की विथ या चौड़ाई है वो कैरेक्टर में काउंट की जाती है, बताया था ना आपको। फिर इसके बाद टूल दे रखा है यहाँ पर रो की हाइट, यानी कि किसी भी पंक्ति की ऊंचाई अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, एंड सो ऑन। ठीक है,
अब आप चाहते हैं कि जो दूसरी वाली रो है ना, ये वाली पंक्ति, इसकी ऊंचाई कम ज़्यादा करना, तो इसमें क्या होगा, रो में डाउन वाली जो लाइन है, भाई कॉलम में राइट वाली और रो में डाउन वाली, इस लाइन को पकड़ के ना माउस से आप ऊपर नीचे खिसकाओगे तो दूसरे वाली रो है ना, उसकी चौड़ाई मतलब उसकी ऊंचाई कम ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कॉलम में कॉलम की राइट वाली और रो में रो के बॉटम वाली लाइन को पकड़ के ऊपर नीचे खिसकाते हैं, जिससे रो की हाइट ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है। अब क्या हमें ना कोई पर्टिकुलर नंबर से या नंबर डालकर हम किसी भी रो की ऊंचाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें रो हाइट वाले इस टूल पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको है ना नंबर पूछेगा और नंबर से डाल के आप रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि रो की जो हाइट है वो पॉइंट्स में कंसीडर की जाती है, जिसमें मैक्सिमम पॉइंट होता है 409, यानी कि 409 पॉइंट। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, ठीक है। और इसके बाद है ना आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर टूल हाइड और अनहाइड का, हाइड और अनहाइड के नाम से। ये क्या होता है, देखो अगर आप है ना कभी ऐसा हो कि कॉलम को या किसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो फिर हाइड कर सकते हैं, हाँ, तो फिर अनहाइड भी कर लेंगे। बट ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ऐसी ज़रूरत है ना हमें तब पड़ेगी जैसे मान लो हम एक्सेल की शीट पे काम कर रहे हैं और अचानक से हमारे पास कोई आ रहा है, ये बात हमें पता चली और जल्दी आ जाएगा, तो आप है ना किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना चाहें शीट में तो कर दीजिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आ गया और उसने देखा तो शायद आपके लिए ठीक ना हो। तो आप है ना जितने भी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, जितनी भी रो को हाइड करना चाहते हैं, हाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना है तो हाइड पे क्लिक करेंगे और अनहाइड करना है तो अनहाइड पे क्लिक कर देंगे। बट इनकी शॉर्टकट की भी होती है। जैसे अगर आप कंट्रोल के साथ जीरो का इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉलम हाइड करने की शॉर्टकट की है। तो ऐसा पूछा जाएगा पेपर में, बताओ किसी शीट के अंदर कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जीरो। इसको आप कंट्रोल प्लस ओ मत समझिएगा, ये जीरो है, ठीक है। यहाँ लिखा है कंट्रोल प्लस 9, ठीक। कंट्रोल प्लस 9 का यहाँ पर मतलब होता है रो को हाइड करना, यानी कि पंक्ति को हाइड करना चाहते हैं किसी भी, तो कंट्रोल प्लस 9 दबा दीजिए। समझ आ गया सभी को? ठीक। इससे आइडिया लगा लेना कि यहाँ पर 9 लिखा है तो ये जीरो होगा, ओ नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं किसी कॉलम या रो को, ठीक। एक बात और ध्यान रखिए, एक्चुअली है ना एक इंडिकेटर भी होता है, एक इंडिकेटर भी होता है जिससे पता लग जाता है कि आपने कोई कॉलम या कोई रो को हाइड किया हुआ है। अगर ये बात किसी को पता है तो वो जज भी कर लेगा कि आपने कोई कॉलम या रो हाइड कर रखी है यहाँ पर। जैसे ये कॉलम्स हैं, ए बी सी डी, ये कॉलम्स हैं और ये होंगी रोज यानी कि पंक्तियां, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने सोचा कि कोई आने वाला है तो मैं जल्दी से ना बी वाले जो कॉलम को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही बी वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो अब कौन सा रह जाएगा? ए और सी रह जाएगा, बी गायब हो जाएगा। तो इनके बीच में ना एक डबल लाइन टाइप की आ जाती है, ऐसा करके यहाँ ऊपर की तरफ आ रहा होता है डबल लाइन टाइप का बन के। इसे बेसिकली बोलते हैं डबल लाइन इंडिकेटर। ये किस लिए होता है? हाइड की गई कॉलम या हाइड किए गए रो को देखने के लिए कि यहाँ पर हाइड किया गया है। अब आप बोलेंगे ये तो नुकसान है, हाँ थोड़ा सा तो नुकसान है ही है भाई। आप एक तो किसी से छुपाना चाह रहे हैं और ऊपर से उसे ये बात भी पता है कि डबल लाइन इंडिकेटर अगर दिखाई दे रहा है तो मतलब यहाँ पर कोई हाइड की गई है रो या कॉलम। अगर ये मान लो किसी को नहीं पता, तब आपके लिए बेनिफिट वाली बात है कि आप जिस भी कॉलम को छुपाना चाहते हैं, जिस भी रो को छुपाना चाहते हैं, वो छुपा सकते हैं। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एक्सेल में किसी भी कॉलम या रो को हाइड करने के बाद एक इंडिकेटर के द्वारा उसे देखा जा सकता है कि यहाँ पर कोई कॉलम या रो हाइड की गई है, तो वो क्या होता है? वो डबल लाइन इंडिकेटर होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। क्या बोलते हैं बेटा उसे? डबल लाइन इंडिकेटर, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो लिख लो, हाइड किए गए कॉलम या रो को दिखाने के लिए।
अब आप बोलेंगे सर एक तो हाइड कर रहे हैं उसके बाद भी दिखा रहे हैं, हाँ तो कुछ ऐसा ही दे रखा है यहाँ पर। तो बेसिकली दो कॉलम के बीच में छोट पतली पतली सी दो लाइन आ जाती हैं, ऐसा भी नहीं कि पूरे कॉलम में आ रही हो, बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाती हैं, ऐसी रो में भी बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई कॉलम को या किसी रो को हाइड किया गया है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछे। तो फाइनली है ना हमें समझ में आ गया कि अगर हमसे है ना हाइड करने के लिए कहा जाए किसी कॉलम या रो को, तो वो भी हम यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया छठवें नंबर का यानी 6th नंबर का ग्रुप। अब आगे बढ़ेंगे और 7th नंबर के ग्रुप की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि वहां पर कौन से टूल या कमांड दिए गए हैं। देखो 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको एक और ग्रुप मिलता है, वो है एडिटिंग के नाम से। ठीक, अब इस एडिटिंग के अंदर है ना सबसे पहला ही टूल आपको मिलेगा और वो है ऑटो सम। ठीक है, ऑटो सम की जगह ऑटो फॉर्मूला लिखिए, ये ज्यादा सही है। क्या मीनिंग है इस बात का, ऑटो फॉर्मूला? देखो बेटा, ऑटो फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि जैसे ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक्सेल में अगर आप काम करते हैं तो एक्सेल में काम करते समय आपको फंक्शन या फॉर्मूले को इस्तेमाल करने को मिलेगा। यानी अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फंक्शन या फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या करना होता है, हमको हमेशा इक्वल टू का साइन लगा के लिखना पड़ता है इस तरीके से, जैसे सम और फिर सेल रेंज देनी पड़ेगी जैसे A1 से लेकर A5 तक, और फिर आप एंटर करोगे तब जाके आपका रिजल्ट आएगा उस सेल में जहां पर ये फंक्शन आपने लगाया है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं, बट ना लिखें तो हाँ तो ऐसा ऐसा भी कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर है ना सेल की रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि A1 से लेकर A5 तक सारे सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप इस टूल पे जाएंगे ऑटो फॉर्मूला, तो यहाँ पर है ना सम लिखा हुआ होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली है ना जितने सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे उसमें नीचे की तरफ रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ये मान लो ये ए वाला कॉलम है और इसमें टोटल मिला के 5 रो बनी हुई है। ठीक, 1 2 3 4 5 और एक और बना लो छठवें नंबर की, समझना है इस बात को। अब सपोज दैट यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 40 और यहाँ लिखा है 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 60, 6 दूनी 12 और 150 हो गया। तो जैसे ही आप है ना A1 से लेकर A5 तक ये सेल सेलेक्ट करेंगे सारे के सारे, और यहाँ पर जैसे ही सम पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल में यानी कि A6 में अपने आप 150 लिखा हुआ आ जाता है। देखो अगर आप है ना कभी भी किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट ना करें किसी फंक्शन या फॉर्मूले के लिए, केवल किसी सेल रेंज को सेलेक्ट कर लें, तो उस सेल रेंज में जस्ट नीचे वाला जो सेल होगा वही रिजल्ट आ जाता है। वैसे तो इस तरीके का फंक्शन आप है ना किसी भी सेल में लिख सकते हो इक्वल टू का साइन लगाकर, है ना। यही तो बताया ना कि इक्वल टू का साइन लगाकर किसी भी सेल में आप कुछ भी लिखेंगे तो एक्सेल समझ जाता है कि आप फंक्शन या फॉर्मूला लिखने जा रहे हो। बट इस कंडीशन में आपने A6 में इक्वल टू का साइन लगा के थोड़ी कुछ लिखा है, आपने तो केवल A1 से लेकर A5 तक सेल को सेलेक्ट किया था माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से, और आपने केवल सम वाले इस बटन पे क्लिक कर दिया। तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखना कि जो सेल रेंज होगी उसके नीचे जस्ट नीचे जो सेल होता है वहीं पर रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर है ना सेल रेंज को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ये रिजल्ट कहाँ चाहते हैं ये भी तो बात इंपॉर्टेंस रखती है कि रिजल्ट जो आएगा इन सब का वो आएगा कहाँ पर, तो उसी सेल रेंज के जस्ट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर है ना बस सम वाले इस बटन पर या इस फंक्शन पर क्लिक करना है आपको इक्वल टू का साइन लगा के, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी को बोलते हैं बेटा ऑटो फॉर्मूला। ये केवल है ना और केवल सम वाले के लिए नहीं होता, और भी फंक्शन फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे, बस आपको सेल रेंज सेलेक्ट करने के बाद इन पर क्लिक करना होता है। आपको इक्वल टू का साइन लगाकर वो शब्द लिखकर ब्रैकेट लगाओगे कोलन लगाओगे, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इसका नाम है ऑटो फॉर्मूला। ठीक है, मैं नीचे ना यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेट्रा यानी कि इत्यादि, और भी यहाँ पर फंक्शन या फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो सम है ना, सम नाम का जो फंक्शन है, इस सम का है ना ऐसे समेशन नाम का एक सिंबल भी बना होता है यहाँ पर, और इसी का अपना एक शॉर्टकट की भी होता है। जी हाँ, ऑल्ट प्लस इक्वल टू,
यानी अगर आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू का सिंबल दबा देते हैं तो जो भी सेल रेंज होगी उस सेल रेंज को ये ऐड करके दे देगा, जोड़ के दे देगा। समझ में आ गई बात? और केवल अकेली एक ही शॉर्टकट की है किसी फंक्शन के लिए, और वो है सम नाम का फंक्शन। बाकी पूरे एक्सेल में ना मतलब बहुत सारे फंक्शन फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी की शॉर्टकट की नहीं है, केवल सम वाले फंक्शन या फॉर्मूले की शॉर्टकट की यहाँ पर बना के दी गई है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। समझ आ गया? तो फाइनली है ना, ऑटो फॉर्मूला के अंदर आपको सम और बाकी और भी फंक्शन दे रखे होंगे या फॉर्मूले दे रखे होंगे, और सम का अपना शॉर्टकट की मौजूद होता है। इसके बाद एडिटिंग वाले इस ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा एक ऑप्शन शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से, ये नोट कर लीजिए, शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से। ठीक है, शॉर्ट का मतलब समझते हैं? शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्टिंग, है ना। शॉर्टिंग का मतलब ये हो गया अरेंज करना। जैसे सपोज दैट के कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 50, यहाँ लिखा है 40 और यहाँ लिखा है 20, और कोई आपसे बोले कि नंबर को शॉर्ट कर दीजिए, तो दो तरीके हैं। या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेंगे यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेंगे यानी कि घटते हुए क्रम में। ठीक है, इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग की जा सकती है इन नंबर्स की। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको ये शॉर्टिंग करनी है तो इस टूल के थ्रू आप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि आप एक्सेल की शीट में जब नंबर लिख रहे थे तो रैंडम नंबर लिखते जा रहे होंगे रैंडमली, और फिर आपको लगे यार इनको शॉर्ट कर देते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। अब फिल्टर का मतलब क्या है? तो फिल्टर का मतलब बेसिकली होता है आपके अनुसार डेटा का फैच होना, आपके अनुसार डाटा या डेटा आना। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई, समझाता हूँ। आप अमेज़ॉन का इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो दिवाली के टाइम पर ऑफर भी अमेज़ॉन के द्वारा दिए जाते हैं। तो अमेज़ॉन के द्वारा जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप अपना एक बजट डिसाइड करके रखते हो कि मेरे को कोई सामान लेना है तो इतने तक का ही लेना है। ठीक है, जैसे फ़ोन खरीद रहे हो आप, तो मेरे को है ना मान लो 20,000 रुपये तक का ही फ़ोन खरीदना है, ये पहले से तय कर लिया है, इससे महंगा नहीं लूँगा मैं। तो आप है ना वहाँ पे फ़िल्टर लगा दो 20,000 मैक्स, तो 20,000 से ज़्यादा की रेंज के जो फ़ोन होंगे ना वो अमेज़ॉन फिर नहीं दिखाएगा, उससे 20,000 तक के ही फ़ोन आपको दिखाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? फ़िल्टर लगाना हो गया कि आप अपने अनुसार डेटा को फैच कर रहे हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर टूल और दे रखा है बेटा, वो है फाइंड एंड सेलेक्ट के नाम से। लिखा हुआ तो यही आता है फाइंड एंड सेलेक्ट, बट इसके अंदर बेसिकली आपको वही टूल मिल जाएंगे, एक तो फाइंड वाला, एक गो टू वाला और एक रिप्लेस वाला। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं? फाइंड अगर करना है, एक्सेल की शीट में कुछ ढूंढना है तो फाइंड टूल का इस्तेमाल कर लो, कंट्रोल+F। गो टू टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल पर जाने के लिए, कंट्रोल+G। और रिप्लेस यानी कि किसी सेल के अंदर कोई डाटा लिखा हुआ है उसे आप दूसरे डाटा से रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+H होती है। तो फाइंड की होती है कंट्रोल+F, गो टू की कंट्रोल+G और रिप्लेस की कंट्रोल+H। ये सेम ही है जैसे MS वर्ड में मैंने आपको लिखवाया था। ठीक, इसके बाद 8वें नंबर पर है ना आपको यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा जिस पर लिखा आता है एनालिसिस। ठीक है, और एनालिसिस के अंदर है ना आपको एक टूल मिलेगा एनालिसिस डेटा, हिंदी में इसे कहा जाएगा डाटा का विश्लेषण, डाटा का विश्लेषण। ठीक है जी, ये क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ आपको। एनालिसिस ऑफ डेटा यानी कि डेटा का विश्लेषण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेसिकली एक ऑटोमेटिक टूल है MS एक्सेल का। इसमें क्या होता है? इसमें होगा क्या कि आप है ना, जैसे आप अपनी एक्सेल की शीट में ना पूरा डेटा लिख लो, जो भी लिखना है आपको, जो भी बनाना है, जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और इसे लिखने के बाद फिर आप अपने है ना पूरे डाटा की एक एनालिसिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं
उसे एक वेल डिफाइंड मैनर में। अब वेल डिफाइंड मैनर क्या चीज़ होती है वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो एक्सेल की शीट में नॉर्मली अगर कोई डेटा लिखा जाता है ना, तो उसे अगर आप किसी को, आपने लिखा है आप तो समझ लोगे, बट अगर आप किसी को दिखाओगे या समझाओगे ना तो वो आसानी से समझ नहीं पाता। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि आपने रो और कॉलम के फॉर्म में डाटा लिख तो दिया, बट वो डाटा इतने वेल डिफाइंड मैनर में नहीं लिखा कि सामने वाला व्यक्ति उसे आसानी से समझ जाए। तब क्या करें? तब तरीका यह है कि आप चार्ट या टेबल के थ्रू, किसके थ्रू? चार्ट बनाकर या टेबल बनाकर के थ्रू आप क्या करें, अगर अपने डेटा को किसी को दिखाने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे तो उसे समझ में आ भी जाएगा कि आपने क्या लिखा है, क्या बनाया है। सपोज दैट कि आप है ना वैल्यूज ऐसे लिख दो 10 20 30 40 50, ठीक। बट इसी की जगह आप है ना एक चार्ट बना दो जिसे पाई चार्ट कहते हैं, जिसमें 10 वैल्यू को ऐसे, 20 वैल्यू को ऐसे, 30 वैल्यू को ऐसे, 40 वैल्यू को ऐसे, और इस तरीके से ये सारी वैल्यूज को आप वहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर कोई डेटा हो, उसे अगर आप है ना चार्ट के थ्रू दिखाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है ना, डायग्राम के थ्रू। जैसे मैथमेटिक्स में ना आप क्वेश्चन करते होंगे डीआई वाले, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले, जिसमें चार्ट बना के आपको दिए जाते हैं और फिर एक क्वेश्चन लिख कर नीचे दिया जाएगा और पूछेगा कि इस चार्ट को देखकर बताओ क्या सही आंसर होगा। तो उस चार्ट को देख कर ना हम समझ जाते हैं क्या पूछना चाह रहा है और सॉल्व करके दे देंगे। तो इसी तरीके से ये ऑटोमेटिक फीचर है जो आपके डाटा को चार्ट और टेबल में बदल देता है, अपने आप ही बदल देगा। और फिर आपको है ना वो ठीक लगे तो आप उस शीट को किसी को दिखा भी सकते हैं जिसको दिखाना चाहें। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे डाटा का एक विश्लेषण करके चार्ट और टेबल के रूप में या चार्ट और टेबल के थ्रू दिखाने को ही हम एनालिसिस ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है भाई, चलो ये खत्म हो गया। यानी होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर हमको इतने ही ग्रुप दे रखे हैं और इतने ही ग्रुप के अंदर जो कमांड्स या टूल मैंने आपको समझाए वो इतने ही थे जो मैंने समझाए आपको। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और जाएंगे इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। चलो देखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछते हैं ना बेटा, ठीक है। आगे देखो, इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ही एक ग्रुप यहाँ देखने को मिलता है और वो है टेबल के नाम से। क्या मिलेगा? टेबल के नाम से। और इस टेबल में है ना सबसे पहला ही टूल दे रखा है टेबल के नाम से ही, टेबल टूल भी कह सकते हैं आप इसको। इसके थ्रू है ना आप अपनी एक्सेल की शीट में ना टेबल बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर टेबल बना सकते हैं, बट क्यों? क्योंकि एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है वो तो पहले से टेबल जैसा होता है, फिर टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो मैं आपको बता दूं कि टेबल अलग से शीट के ऊपर दिखाना अगर चाहते हैं तो आप टेबल बना भी सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि होम वाले मेन्यू के अंदर अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मेट एज अ टेबल, यानी टेबल की स्टाइल्स। तो अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं एक्सेल की शीट पर तो टेबल बना लो, और फिर उनकी स्टाइल भी चेंज करना है तो होम वाले मेन्यू के अंदर स्टाइल दे रखे होते हैं टेबल की अलग अलग, वो भी चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप टेबल टूल का इस्तेमाल करके टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो टेबल टूल का मतलब क्या? टेबल बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। ये ध्यान रखना कि एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है वो तो खैर पहले से टेबल जैसा ही बना हुआ आता है, उसके ऊपर भी एक टेबल जैसी दिखानी हो रो और कॉलम की, तब ये टूल इस्तेमाल करते हैं। और इसी टेबल वाले ग्रुप के अंदर एक और आपको यहाँ टूल दिया गया है और वो है पावर पिवट के नाम से। नहीं, पिवट टेबल, पावर पिवट यहाँ लिखा हुआ है, ये होता है पिवट टेबल। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि एक्सेल में एक और टूल दे रखा है पिवट टेबल के नाम से, या पाइवट टेबल भी बोल सकते हैं उसको। इसमें भी है ना आपके डाटा को एक टेबल के रूप में दिखा दिया जाता है, एक वेल डिफाइंड टेबल के रूप में। तो इसके लिए बोला जाता है कि अगर एक्सेल की शीट पर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा लिखा हुआ है, कठिन टाइप का, जो कोई देखे तो आसानी से समझ में ना आए, तो उसको है ना अगर टेबल के रूप में दिखाना है, देखना है, तो आप पिवट टेबल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी तरीके से जैसे अभी एनालिसिस बताया था,
तो एनालिसिस में दोनों चीज आ जाती हैं, टेबल भी बना के दिखाता है आपके डाटा की और चार्ट बनाकर भी दिखाता है। यहाँ केवल टेबल बन के आ जाती है। समझ में आ गई बात? तो बस इतना लिखेंगे यहाँ पर, किसी कॉम्प्लेक्स डेटा को, ऐसे लिख लीजिए बस, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी, है ना, इजी वे में देखने के लिए, देखने के लिए क्या करेंगे हम, पिवट टेबल टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अगर कभी भी है ना पिवट टेबल का कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आएगा कि एक्सेल में अगर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का यानी कि कठिन टाइप का डेटा लिखा हुआ है जिसको देखकर आप समझ नहीं पा रहे कि वो क्या है, तो अगर आप उसे इजी तरीके से, आसान तरीके से देखना चाहते हैं तो आप पिवट टेबल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? और इतना ही ध्यान रखना है, ठीक। चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमें एक और ग्रुप मिलेगा, वो है इलस्ट्रेशन के नाम से। एमएस वर्ड में भी इलस्ट्रेशन नाम का टूल था, हाँ था। अब इसके अंदर है ना जो टूल यहाँ दे रखे हैं वो सेम वैसे ही हैं जैसे एमएस वर्ड के अंदर देखे थे, हमने देखे हैं। तो बार बार उन्हें प्रॉपर थ्योरेटिकल वे में लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको समझाता जा रहा हूँ। आपको है ना इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर नाम का टूल मिलेगा। इसके थ्रू क्या करते थे, आपके कंप्यूटर से अगर कोई फोटोग्राफ आप अपनी एक्सेल की शीट पे लाना चाहते हैं तो इस टूल के थ्रू ला सकते हैं। आगे देखो, आइकन्स नाम का टूल, ये क्या होता है, इसको पहले ना क्लिप आर्ट के नाम से बोला जाता था, तो आप लिख सकते हैं फॉर्मर क्लिप आर्ट। और इस टूल के थ्रू है ना अगर आप कोई कार्टून टाइप की इमेज, कोई फोटो अपनी एक्सेल की शीट पे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिख लीजिए, दैट इज 3D मॉडल। ये भी बताया था मैंने एमएस वर्ड में आपको कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई 3 डायमेंशन यानी 3 आयामी मॉडल मौजूद है तो उसको भी एक्सेल की शीट पे दिखा सकते हो। या फिर अगर है ना आप के कंप्यूटर में अगर कोई 3D मॉडल नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी आपको 3D मॉडल पहले से बना के दे रही है, उनमें से अगर आपको कोई 3D मॉडल एक्सेल की शीट पे लाना है तो ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला एक और टूल मिलेगा, वो है शेप्स यानी कि आकृति। तो किसी भी प्रकार की कोई आकृति अगर आपको बनानी है एक्सेल की शीट पर तो आप बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल, स्टार, हार्ट, कोई भी अगर आकृति आपको बनानी है तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल था, वो था यहाँ पर स्मार्ट आर्ट करके। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, इसे बेसिकली प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कहा जाता है, यानी कि पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स जो आपको पहले से बनाकर दिया गया होगा और इस ग्राफिक्स के अंदर जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनका इस्तेमाल करके आप उनमें कोई वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे याद है आपको एमएस वर्ड में बताया था पिरामिड नाम का एक ग्राफिक्स ऐसे बन के आता है, इसे बोलते हैं पिरामिड। तो ये हो गया आपका पहले से बना हुआ एक ग्राफिक्स पूर्व निर्धारित, और इसमें अगर कोई वैल्यू पुट करनी है आपको इस तरीके से तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और टूल मिलेगा और वो है स्क्रीन शॉट के नाम से, ठीक है। स्क्रीन शॉट को है ना यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग कहते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में समझाया था। क्या था स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब, कि आपकी जो एमएस एक्सेल की फाइल है इस फाइल के जस्ट पीछे जो भी होगा, या तो कोई दूसरी फाइल होगी और नहीं होगी तो डेस्कटॉप होगा, तो वहाँ से अगर कोई क्लिप काट के लाना है यानी फोटो काट के लानी है जो आपको एक्सेल की शीट पर लगानी हो तो वो आप काट के लगा सकते हैं। समझ आ गई बात? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक। अब आगे देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर है ना आपको बीच में एक प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा, क्योंकि है ना एक एडिन्स नाम का टूल जो कि हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोई चेंज या बदलाव किया है, ठीक है। एक्सेल में भी चेंज या बदलाव हुआ है, तो मैं देखना चाहूँगा कि वो एडिन्स है ना होम वाले मेन्यू में दे दिया है या इंसर्ट के अंदर ही है। आपको भी दिखाता हूँ अभी, क्योंकि पहले ना इंसर्ट के अंदर एडिन्स नाम का टूल आता था। तो आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर अभी दिखाई देगा। ठीक है जी, यहाँ से खोलते हैं एक्सेल। कोई डाउट हो और कुछ प्रैक्टिकली आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी एक्सेल में ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको।
होम के अंदर, हाँ देखो होम के अंदर दे दिया है, ये है ना चेंज या बदलाव हो गया है। ये जो एडेंस है यहाँ दिख रहा है आपको, देखो यही तो लिखवाया था होम के अंदर मैंने आपको, ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। इसके बाद मैंने एनालाइज डेटा लिखवा दिया आपको। ये एडेंस है ना होम के अंदर कर दिया गया है। इंसर्ट के अंदर आपको टेबल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है, फिर इसके बाद एक ये भी दे रखा है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का मतलब है यहाँ पर बेसिकली चेक बॉक्स, यानी अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल में अगर आपको चेक बॉक्स टाइप का चाहिए तो ये नया टूल दिया है, ये लिख लेना। जैसे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स टाइप का चाहिए तो ऐसा चेक बॉक्स बन जाएगा। ये पहले नहीं आता था, नई अपडेट आई है उसमें ये टूल दिया गया है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको कुछ भी लिखना है, यहाँ लिख दो इनके आगे, और फिर इन पर चेक ऐसे टिक करोगे माउस से तो ऐसे चेक बॉक्स इन्हें कहा जाता है, और टिक के निशान आ जाएंगे इनके अंदर। समझ में आ गया? तो अभी इलस्ट्रेशन के बाद है ना कंट्रोल्स नाम का ये लिख लेना आप, ग्रुप। ठीक, और जो एडिन्स है ना वो होम के अंदर लिख लेना। चलो मैं आपके सामने आ जाता हूँ, लिखवा देता हूँ इस बात को। एक्चुअली क्या होता है ना कि एमएस ऑफिस में है ना, मतलब अपडेट आती रहती है, हर कुछ समय बाद कोई नई अपडेट आ जाएगी, है ना, नया वर्जन आ जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है इसमें चेंजेस कर देती है, कहीं ना कहीं कोई चेंज या बदलाव कर देगी। तो हर एक चेंज या बदलाव के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो बेटा ये बात यहाँ लिख लेना कि इसी होम के अंदर ही है ना एडेंस नाम का आपको ग्रुप दे दिया है या टूल दे दिया है। ठीक है, ये लिख लेना। एडेंस क्या है ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसमें, एमएस वर्ड के केस में, यानी कि आपको पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड एप्लीकेशन की लिस्ट दी जाएगी। लिख लो चाहो तो, प्री डिफाइंड, हिंदी में प्री डिफाइंड को बोलते हैं पूर्व निर्धारित, तो प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस की लिस्ट, एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको दिखाई देगी। ठीक है, और जो भी एप्लीकेशन आपको दिखाई दें एडेंस के अंदर, उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेल के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिख लेना कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लिख लीजिए, और कंट्रोल्स के अंदर है ना आपको टूल दे रखा है चेक बॉक्स का, जो कि पहले नहीं आता था। ठीक है, नॉलेज के लिए ना चेक बॉक्स आप ऐसे बना लो, यानी एक डब्बा और उसमें टिक का निशान। समझ आ गया? नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। इसके बाद है ना चौथे नंबर पर यानी फोर्थ नंबर पर आपको यहाँ पर एक और टूल मिलेगा, जिसे बोलते हैं बेटा चार्ट। ठीक है, तो वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ट, यानी कि अलग अलग तरीके के चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एमएस वर्ड में भी मैंने ढेर सारे चार्ट के बारे में आपको बताया था, ढेर सारे चार्ट के नाम भी आपको दिखाए थे, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, रडार चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट मतलब कॉलम और लाइन का मिश्रण, वाटरफॉल चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर, फनल चार्ट, रडार चार्ट। तो इस तरीके के ढेर सारे चार्ट बनाने के ऑप्शन आपके पास होते हैं, तो इनमें से कोई भी चार्ट अगर आप बनाना चाहें एक्सेल की शीट पर आप बना सकते हैं। समझ आ गया? चलो, अब चार्ट से संबंधित है ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि देखो, सबसे पहली बात कि चार्ट के केस में ना दो चार्ट हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। एक चार्ट को तो कहा जाता है बेटा एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट, इसका कोई हिंदी नाम है नहीं, इंग्लिश में लिखा जाएगा, हिंदी में भी लिखोगे तो एम्बेडेड चार्ट ही लिखना पड़ेगा। बाकी इसका मीनिंग समझा देता हूँ, आप ऐसा लिख सकते हैं, वो चार्ट जो शीट पर बने, शीट पर बने उसे क्या कहा जाएगा, उसी को एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। सपोज दैट कि ये हमारी एक्सेल की शीट है जिसमें कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, रो आपको दिखाई दे रही है ना। अब आपने कोई चार्ट बनाया किसी डाटा को सेलेक्ट करके, तो वो चार्ट अगर ऐसे दिखाई दे रहा हो आपको, मान लो ऐसे चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और ये चार्ट शीट के ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी को एम्बेडेड चार्ट के नाम से बोल देते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है बेटा चार्ट शीट। चार्ट शीट, तो इसमें लिख लो, वो चार्ट जो शीट की तरह दिखाई दे, शीट की तरह दिखाई दे, तो उसे चार्ट शीट के नाम से
बोल देते हैं। समझ में आया नहीं आया? जैसे आपको है ना एक्सेल की शीट ऐसी तो दिखाई देती है, यहाँ पर कॉलम बने होंगे, रो बनी होंगी, है ना? बट अब एक चार्ट बन के आएगा जिसमें पूरी की पूरी शीट पर केवल और केवल चार्ट ही बना होता है, इस तरीके से ऐसे एक चार्ट ही बन के आ रहा होगा। यानी कि जो रो और कॉलम वाली शीट होती है ना वो नहीं दिखती, फिर वो गायब हो जाती है। दूसरी बात, जो नीचे शीट के नाम दिखाई देते हैं ना एक्सेल में, आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था ना कि जब आप एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं तो नीचे स्टेटस बार से ऊपर, स्टेटस बार से थोड़ा सा ऊपर या जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर क्या कहेंगे, स्टेटस बार होता है किसी फाइल में, मतलब MS वर्ड और एक्सेल दोनों की फाइल में सबसे नीचे की तरफ स्टेटस बार होता है, उससे जस्ट ऊपर है ना यहाँ एक्सेल में क्या दे रखा है, शीट बार दे रखा है। उसमें शीट के नाम भी लिखे हुए आते हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 ऐसे करके। तो वहीं पर चार्ट नंबर भी लिखा आ जाता है अगर आप चार्ट शीट बनाते हैं तो। जैसे 3 शीट खुली हुई हैं आपके एक्सेल में, तो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, उसी के बगल में आ रहा होगा चार्ट नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से एक चार्ट पूरी शीट की तरह आपको दिखाई दे तो उसे चार्ट शीट कहते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल आएगा, कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा थ्योरेटिकल, यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में चार्ट शीट शब्द लिखा हुआ आ रहा है तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए बस। तो दोनों का ही मीनिंग समझा दिया मैंने आपको। एम्बेडेड चार्ट मतलब जो चार्ट शीट के ऊपर बन के आए, और चार्ट शीट मतलब जो चार्ट बिल्कुल शीट की तरह आए उसे चार्ट शीट कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, क्या कोई बाय डिफॉल्ट चार्ट होता है? बाय डिफॉल्ट चार्ट क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है बेटा कि जैसे आपने एक्सेल की फाइल में किसी डाटा को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आप है ना कुछ भी ऐसा प्रेस करें या क्लिक करें जिससे अपने आप ही एक चार्ट बन के आ जाए, तो ये है दैट इज फंक्शन की F11। यानी किसी डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप फंक्शन की F11 दबा दो तो अपने आप ही है ना इससे कॉलम चार्ट बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? कॉलम चार्ट बन के आ जाएगा। कॉलम चार्ट वही होता है जो अभी मैं बना के दिखा रहा था आपको, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम चार्ट अपने आप बन के आ जाएगा। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि बताइए एक्सेल में अगर बाय डिफॉल्ट चार्ट की बात करें तो वो कौन सा होता है, और उसे अप्लाई करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, शॉर्टकट की क्या होती है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हैप्पी दिवाली सर, आपको भी हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, और ये बात शायद पता चली गई होगी आपको, नहीं पता तो बता देता हूँ कि आज की जो क्लास है हमारी वो हैप्पी दिवाली वाली जो छुट्टियां हैं उसमें लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी 4 नवंबर को, 4 नवंबर को, क्योंकि 3 नवंबर तक भाई दूज है ना? तो केरेविल ने 3 नवंबर तक फाइनली छुट्टियां रखी हैं सभी टीचर्स की। ठीक है, तो अब हमारी जो क्लास होगी या मुलाकात होगी वो 4 नवंबर को होगी। ठीक है, बाकी मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई बीच में भी पढ़ाई कर रहा हो, क्योंकि आने वाले समय में पेपर है, और वो पढ़ाई कर रहा हो कंटिन्यूसली, ब्रेक नहीं करना चाहता है, तो VOD वाले सेक्शन में भी क्लासेस मौजूद हैं, आप उन्हें देखकर भी अपनी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब 5वें नंबर पर है ना एक्सेल में यहाँ पर एक ग्रुप दे दिया है, और वो है 3D मैप के नाम से। ग्रुप कह दो या टूल कह दो, क्योंकि एक ही नाम लिखा था बस 3D मैप, तो उसे ग्रुप भी कह सकते हैं, टूल भी कह सकते हैं। क्या मीनिंग है इस बात का? देखो, एक तरीके से ना 3D चार्ट भी आप कह सकते हैं इसको। 3D मैप लिखा हुआ आता है, बट आप कह सकते हैं जस्ट लाइक 3D चार्ट, या मत लिखो, ऐसे लिख लो। मैप शब्द से पता तो चल ही रहा है कि मैप का मतलब क्या होता है, नक्शा। ठीक है ना, एक 3 डायमेंशन नक्शा अगर आपको बनाना हो, इसे हिंदी में कहा जाएगा 3 आयामी नक्शा। अगर आपको दिखाना है किसी डाटा के अकॉर्डिंग तो इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3D मैप अर्थ का, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ का 3D मैप, ये है ना आप ओपन करके दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर आप अर्थ की, जैसे मान लो अर्थ पे, पृथ्वी पे जितने भी देश हैं उन सभी देशों की पॉपुलेशन दिखाना चाहते हैं कि जनसंख्या कितनी है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, रशिया की कितनी है, पाकिस्तान, जापान, चाइना, अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर एक देश की है ना आप जनसंख्या दिखाना चाहते हैं, तो इसमें है ना 3D मैप में ऐसे ग्लोब टाइप का बन के आ जाएगा, पृथ्वी का नक्शा जैसा। उस पर हर एक है ना कंट्री के ऊपर मार्क करके उसमें आप नंबर लिख दो, पॉपुलेशन, है ना। तो एक तरीके से ये भी चार्ट जैसा ही है, बट 3D के फॉर्म में है, 3 डायमेंशन के फॉर्म में है। समझ में आ गया? चलो, और भी बहुत सारे मैप होते हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देख लेंगे। 6वें नंबर पर लिख लीजिए, यहाँ पर एक आपको ग्रुप दे रखा है स्पार्क लाइन करके, ये इंपॉर्टेंट है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्पार्क लाइन। ये क्या होता है आप इसके अंदर लिख लो, जस्ट लाइक ए चार्ट, जस्ट लाइक ए चार्ट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। क्या किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर भी चार्ट बनाया जा सकता है? जैसे ये मान लो कोई सेल है, सेल एड्रेस A1, ठीक है, हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है, तो इसका सेल एड्रेस है A1, तो इसके अंदर भी है ना कोई चार्ट जैसा बनाया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, उसी को स्पार्क लाइन बोलते हैं। बट ऐसे प्रॉपर तरीके से चार्ट जैसा तो नहीं बन के आएगा, जैसे आप सोचो कि सेल एड्रेस A1 में पाई चार्ट बन के आ जाए ऐसे करके, तो ऐसा तो नहीं बनेगा। यहाँ पर बस सिंपल सी लाइन जैसी बन के आती हैं, उनको ही चार्ट बोलते हैं। जैसे कि ये सेल एड्रेस है A1, ठीक है, तो इसमें ऐसे लाइन आ जाएंगी छोटी बड़ी, इस तरीके से लाइनें आ जाएंगी। तो लाइनों के थ्रू, चाहे वो लाइनें वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इस तरीके से है ना सेल के अंदर भी चार्ट बनाकर दिखा दिया जाता है, तो उसको स्पार्क लाइन के नाम से बोल देते हैं। तो क्वेश्चन है ना पेपर में बस ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक सेल के अंदर बनाए गए चार्ट को क्या कहा जाता है, तो उसे स्पार्क लाइन के नाम से बोल देते हैं। समझ आ गया? क्या बोलते हैं? स्पार्क लाइन के नाम से। या ऐसे पूछ लेंगे कि स्पार्क लाइन क्या चीज होती है MS एक्सेल के केस में, तो वहाँ आंसर या ऑप्शन में लिखा होगा एक चार्ट जो किसी सेल के अंदर बनाया गया हो, तो उसे स्पार्क लाइन कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक और ग्रुप आपको यहाँ मिलेगा, और वो है, नोट कर लीजिए, दैट इज फिल्टर के नाम से। यहाँ आता है फिल्टर के नाम से। अब आप बोलेंगे सर फिल्टर तो अभी आपने बताया था होम के अंदर, तो ये ध्यान रखना, फिल्टर है ना, ये जो शब्द है ये कई सारी जगह पर है एक्सेल में। तो ऐसा अभी एक पेपर मैंने देखा था जिसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया फिल्टर को लेकर, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि फिल्टर कौन सा वाला पूछ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर फिल्टर नाम का ग्रुप दे रखा है जिसके अंदर फिल्टर नाम का टूल इस्तेमाल करेंगे। और होम वाले मेन्यू के अंदर हमने क्या देखा था, वहां पर शॉर्ट एंड फिल्टर नाम का ग्रुप दे रखा था जिसमें फिल्टर नाम का टूल इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर होम वाले मेन्यू या टैब की बात करें तो वहां पर फिल्टर नाम से अलग से कोई ग्रुप नहीं है, वहां पर फिल्टर नाम का जो ग्रुप है वो शॉर्ट के साथ में है, शॉर्ट एंड फिल्टर। ऐसे ही तो था, शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से, मतलब ग्रुप नहीं था, माफ कीजिएगा, होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर नाम से ग्रुप नहीं था, टूल था। ठीक है ना, एडिटिंग के अंदर ही तो लिखवाया था अभी मैंने, एक तो फाइंड एंड सेलेक्ट, शॉर्ट एंड फिल्टर, और एक और था, क्या लिखवाया था मैंने एडिटिंग के अंदर, हाँ ऑटो सम, मतलब ऑटो फॉर्मूला, 3 चीजें ही तो लिखवाई थी। तो वंस अगेन माफ कीजिएगा, मैंने ग्रुप बोल दिया, ग्रुप का नाम था एडिटिंग, जिसके अंदर है ना 3 टूल थे, ऑटो फॉर्मूला और शॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट। समझ आ गया? तो वहां पर शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से टूल दे रखा है और यहाँ पर ग्रुप ही दे रखा है फिल्टर के नाम से। तो ऐसे पूछ लेगा कि बताओ फिल्टर नाम का ग्रुप आपको कौन से मेन्यू के अंदर मिलता है, तो केवल फिल्टर नाम का ग्रुप इंसर्ट के अंदर है। अगर आप शॉर्ट एंड फिल्टर को याद कर लोगे तो फिर तो आप होम को टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। मीनिंग वही है, फिल्टर नाम के ग्रुप के अंदर भी आप है ना फिल्टर टूल का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, और फिल्टर टूल का मीनिंग वही है, आपके अनुसार डेटा आना, है ना, अकॉर्डिंग टू यू डेटा फैच होना, तो आपके अनुसार डेटा या डाटा आना। मतलब आपने बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, और सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि एक फिल्टर लगाकर है ना डेटा निकल के आए। ठीक है, फिल्टर किसी भी तरीके का लगा दो, जैसे मान लो बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप ये बोलें केवल मुझे अब वही वैल्यूज दिखाई दें जिनमें 10,000 से बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो 10,000 से बड़ी संख्या वाली लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, या वो हाईलाइट हो जाएगा। ये वैसे ही हो गया ना जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी हाईलाइट करके हम सेल्स को देख सकते हैं।
तो उसी तरीके से फिल्टर टूल का इस्तेमाल करके भी पर्टिकुलर डाटा को देखा जा सकता है जिसको आप देखना चाहते हैं। ठीक, चलो आगे देखो। इसके बाद 8वें नंबर पर यहाँ जो आपको ग्रुप दिया हुआ है उस पर लिखा मिलेगा लिंक्स। ठीक है, और लिंक्स के अंदर है ना आपको जो टूल मिलता है उसे यहाँ पर हाइपर लिंक के नाम से बोलेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में था। हाइपर लिंक की अपनी शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज CTRL+K। बाकी सेम चीज़ें वही हैं जैसे एमएस वर्ड में समझाई थी मैंने। यानी कि जिस भी टेक्स्ट को हाइपर लिंक बनाया जाएगा वो ब्लू यानी नीले रंग का आ जाएगा, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, और जिसमें माउस से क्लिक करेंगे तो जिसका भी वो लिंक होगा वो खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब क्या क्या लिंक बना सकते हैं हम यहाँ पर, किसी ईमेल आईडी को, किसी वेबसाइट को, या फिर है ना हम किसी नई फाइल का लिंक बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे देखो। इसके बाद 9वें नंबर पर यानी कि 9th नंबर पर यहाँ पर दे रखा है आपको कमेंट नाम का ग्रुप। तो 9th नंबर पर लिखिए दैट इज कमेंट, या कमेंट बोल दीजिए। ठीक है, और इस कमेंट नाम के ग्रुप के अंदर कमेंट नाम का ही टूल दे रखा है, तो लिख लीजिए कमेंट टूल का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और कमेंट टूल क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एडिशनल नोट। एडिशनल नोट हिंदी में से कहा जाएगा अतिरिक्त नोट। ये अतिरिक्त नोट आप देना चाहते हैं किसी भी सेल के साथ, यानी आप चाहते हैं कि किसी भी सेल के साथ है ना मैं एक एडिशनल नोट लिख दूं, है ना, बट वो उस सेल के अंदर ना दिखाई दे। क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा है? चलो समझाता हूँ। आप है ना किसी भी सेल को पकड़ लो, यानी सेलेक्ट कर लो। सपोज दैट कि ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका सेल एड्रेस है A1। अब यहाँ पर है ना कोई भी शब्द लिखा हो सेल के अंदर, सेल के अंदर सपोज दैट PM लिखा हुआ है, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो हम यहाँ पर केवल PM शब्द लिखेंगे। इसके बारे में नहीं बताना चाहते कि PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ पर ये भी नहीं लिख के बताना चाहते कि प्राइम मिनिस्टर हमारे करंट में नरेंद्र मोदी साहब हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहते, केवल PM लिखना चाहते हैं बस। तो फिर ये सारी जानकारी कैसे पता चलेगी किसी को कि PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी ऐसे, है ना? तब आप यहाँ पर एक कमेंट ऐड करेंगे, और कमेंट की किसी सेल में ये पहचान होती है, यानी कि उस सेल में राइट हैंड साइड अपर या टॉप कॉर्नर में एक सिंबल बन के आ जाता है कुछ इस तरीके का। ऐसा सिंबल बन के आ जाएगा, और ये जो सिंबल है इसका अपना एक कलर भी होता है दैट इज पर्पल, यानी कि बैगनी रंग। समझ में आ गया? तो ये पर्पल कलर का, बैगनी कलर का जो सिंबल आपको दिखाई देगा, ये एक पहचान होती है कि आपने इस सेल के अंदर एक कमेंट को ऐड कर रखा है। यहाँ पर आपने कमेंट को ऐड किया हुआ है। तो अब ये कमेंट दिखता कैसे है, जैसे ही आप ये कमेंट लिखने के बाद, है ना, यानी कि जैसे आप कमेंट में जो लिखना है वो लिख दोगे और माउस पॉइंटर को इस वाले सेल से हटाएंगे तो कमेंट अपने आप ही गायब हो जाता है, नहीं दिखाई देगा। बट जैसे ही माउस पॉइंटर को इस वाले सिंबल पे लेके आओगे तो अपने आप ही यहाँ पर कमेंट फ्लैश होना शुरू हो जाता है। फ्लैश का मतलब परमानेंट नहीं, जैसे ही आप माउस हटाएंगे तो गायब हो जाएगा, इसे फ्लैश बोलते हैं। तो आप लाओगे तो दिख जाएगा, माउस पॉइंटर हटाओगे तो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कमेंट भी लगा सकते हैं किसी सेल के साथ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बताओ अगर हम किसी भी सेल के साथ कोई कमेंट ऐड करते हैं तो उसकी पहचान क्या है, तो सेल के राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में पर्पल कलर का एक सिंबल बन के आ जाना, जो कि ये दर्शाता है कि इस सेल के अंदर आपने कोई कमेंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद है ना 10वें नंबर पर आपको एक ग्रुप मिलेगा टेक्स्ट के नाम से, और इस टेक्स्ट के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स नाम से ही सबसे पहला टूल मिलेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या है ये बात आपको पता ही है। सपोज दैट कि एक्सेल की शीट है ये, और इस एक्सेल की शीट में आपको अलग से कोई बॉक्स बनाकर टेक्स्ट लिख कर दिखाना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो स्ट्रक्चर ही बॉक्स जैसा होता है, रो और कॉलम वाला होता है, बट मैं तो फिर से अलग से बॉक्स बनाकर दिखाना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े एरिया में एक अलग से बॉक्स टाइप का बना हुआ दिखाई दे, जिसमें मैं लिखूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ये लिख कर दिखाना चाहता हूँ, ताकि है ना शीट के ऊपर अलग से दिखाई दे। तो इसके लिए है ना हम टेक्स्ट बॉक्स टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, इसी टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर आपको यहाँ एक और टूल मिलेगा, वो है हेडर एंड फूटर का। अब आप बोलेंगे सर हेडर फूटर नाम का जो टूल है वो तो किसी पेज के ऊपर और नीचे होता है। जैसे हमने एमएस वर्ड की क्लास की थी,
तो वहाँ देखा था कि एम एस वर्ड की क्लास में जो वर्किंग एरिया है या एम एस वर्ड एप्लीकेशन कहते हो, उसमें जो वर्किंग एरिया है उसे पेज कहते हैं। और इस पेज में ऊपर वाला टॉप वाला साइड कहलाता है हेडर और नीचे बॉटम वाला साइड कहलाता है फूटर। तो इस तरीके से हेडर फूटर का कॉन्सेप्ट था पेज के रूप में या पेज की फॉर्म में, है ना। बट एक्सेल की शीट तो कहीं से दूर दूर तक पेजेस जैसी नहीं दिखाई देती है, तो फिर यहाँ हेडर फूटर कैसे लगाएंगे। तो बेटा देखो ध्यान से कि ये जो व्यू वाला मेन्यू या टैब है ना, इसमें हमें जाना पड़ेगा और इसमें जाकर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्सेल के व्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट व्यू जो आपको दिखाई दे रहा होता है एक्सेल का, वो तो नॉर्मल व्यू कहलाता है, नॉर्मल व्यू। और इस नॉर्मल व्यू में आपको शीट ऐसे दिखाई देती है, ठीक। बट अगर आप चाहें तो एक और व्यू चेंज कर सकते हैं और वो कहलाता है बेटा पेज लेआउट व्यू। ये तो हो गया नॉर्मल व्यू और ये कहलाता है पेज लेआउट व्यू, ठीक है। और अगर आप एक्सेल की शीट को पेज लेआउट व्यू में चेंज करना चाहते हैं या करते हैं, तब आपकी एक्सेल की शीट भी है ना पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी। मतलब रो और कॉलम तो अभी भी बने हुए आएंगे, बट पेजेस जैसे भी बन के आ जाते हैं ऐसे करके। ये एक पेज हो गया, फिर यहाँ पर दूसरा पेज बन के आ रहा होगा, फिर ऐसे तीसरा पेज होगा, इसके नीचे चौथा पेज होगा। इस तरीके से आपकी एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी। और जब पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी तब आप यहाँ पर हेडर और यहाँ पर फूटर लगा सकते हैं। बताओ बात समझ में आई है नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है एक्सेल में कि हेडर फूटर अप्लाई हो जाएगा, तो आंसर है हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसका सही आंसर है कि आपको नॉर्मल व्यू से एक्सेल की शीट को पेज लेआउट व्यू में देखना होगा या चेंज करना होगा। और जब आप पेज लेआउट व्यू में एक्सेल की शीट को चेंज करेंगे तब आपको एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी इस तरीके से। और यहाँ पर जब पेजेस के फॉर्म आपको दिखने लगे तब आप ऊपर हेडर और नीचे फूटर डाल सकते हैं। ये पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ऐसे आ जाते हैं। समझ में आ गया। तो लिखना चाहे लिख सकते हो कि हेडर फूटर किस में दिखाई देगा, पेज लेआउट व्यू में ही दिखाई देगा। तो अब आप बोलेंगे सर एक्सेल की फाइल को देखने के या एक्सेल की शीट को देखने के दो ही व्यू होते हैं। नहीं, एक तो नॉर्मल व्यू होता है, एक पेज लेआउट व्यू होता है और एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू और एक कस्टम व्यू भी होता है। तो ऐसे 4 होते हैं। तो इनकी चर्चा बाद में करेंगे जब व्यू तक पहुंचेंगे। फिलहाल बस इतना लिखना था हमको कि अगर हम एक्सेल की शीट में हेडर फूटर अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, पेज लेआउट व्यू में जाके, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक और टूल दे रखा है और वो है वर्ड रैप टेक्स्ट। वर्ड रैप टेक्स्ट या केवल रैप टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ड रैप टेक्स्ट होता है यहाँ पर या वर्ड आर्ट होता है। वर्ड आर्ट होता है। एमएस वर्ड में भी आपको मैंने लिखवाया था ना, हेडर फूटर टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट होता है। क्योंकि वर्ड रैप टेक्स्ट तो ये तो हमने लिख लिया ना, ये कहाँ था, ये होम वाले मेन्यू के अंदर लिखवाया था आपको जब मैंने आपको अलाइनमेंट वाला ग्रुप पढ़ाया था, उसमें था रैप टेक्स्ट, यहाँ नहीं है। वर्ड आर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है जी। और वर्ड आर्ट को क्या कह सकते हैं, इसको डेकोरेटिव टेक्स्ट के नाम से बोला जाता है। यानी कि अगर आप किसी शब्द को साज सज्जा के साथ डेकोरेशन के साथ लिख कर दिखाना चाहते हैं तो वो वर्ड आर्ट कहलाता है। जैसे कि आप हेलो शब्द को ऐसे लिख कर दिखाना चाहते हैं तो ये वर्ड आर्ट कहलाता है, ठीक। और इसके बाद 11वें नंबर पर आपको यहाँ मिलेगा सिंबल्स नाम का ग्रुप। सिंबल्स नाम के ग्रुप में 2 टूल आपको दिए गए हैं। एक तो इक्वेशन का बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे एमएस वर्ड में समझाया था, और दूसरा है सिंबल्स के नाम से, बिल्कुल वही है जैसे एमएस वर्ड में समझाया था। यानी गणित की कोई इक्वेशन जो बहुत बड़ी सी क्रिटिकल टाइप की लिखी होती है वो आपको एक्सेल की शीट पे लानी है, जिसको आप लिख नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे, तो यहाँ से मिल जाएंगी वो इक्वेशन में जाकर। और अगर आपको कोई भी सिंबल कीबोर्ड पर नहीं मिल रहा है या कंप्यूटर में कहीं वो सिंबल आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर है ना आप तब आप क्या कर सकते हैं, इस सिंबल नाम के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक। अब एक चीज़ और मुझे है ना कंफर्म करनी है, इसके लिए मेरे को एक बार फिर से एक्सेल की फाइल आपको दिखानी पड़ेगी और वो ये है, पहले डिस्प्ले कैप्चर खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको।
देखो मेन्यू बार में यहाँ पर क्या लिखा है, फाइल लिखा है, होम लिखा है, इसके बाद इंसर्ट लिखा है, फिर पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प और पावर पिवट, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। यानी कि ड्रॉ वाला जो मेन्यू या टैब है ना, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका क्या रीज़न है, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या है ना, देखो अब यहाँ पर ऐसा कर लो कि ये ऐसे काट लो इसको, ठीक है, और लिखना चाहते हैं तो लिख लो, पहले था अब नहीं है, पहले था अब नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आप मेरी कोई वीओडी क्लास देखें और वीओडी क्लास में मैं आपको बताऊं वहाँ पर, या बता रहा था कि है ना, इंसर्ट के बाद यहाँ पर ड्रॉ दे रखा था एक मेन्यू या टैब। इसका भी सिंपल वही मतलब था, यानी अपनी हैंड राइटिंग में अगर आप एक्सेल की शीट पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में ड्रॉ का इस्तेमाल करके लिखा जाता है अपनी हैंड राइटिंग में। तो एक नई अपडेट आई थी और उस नई अपडेट में क्या किया इन्होंने, एक्सेल के अंदर है ना ये ड्रॉ को अब हटा दिया, खत्म कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको अब कट कर दिया है और यहाँ लिख दिया कि ये ग्रुप, ये वाला टैब या मेन्यू पहले था बट अब नहीं है, अब नहीं आता, जैसे कि मैंने अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको। मीनिंग सेम ही था, अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखना हो तो इसका यूज़ कर लेते थे, बट ये ऑप्शन अब यहाँ से हटा दिया। यानी कि एक्सेल में काम करने के अब आपको पास कितने मेथड हैं, आपके पास एक्सेल में टाइपिंग करने के, लिखने के केवल एक ही मेथड है, वो है कीबोर्ड का बस। जबकि एमएस वर्ड में 3 मेथड हो गए ना। एमएस वर्ड में कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, माइक लगाकर भी बोल सकते हैं, वॉइस टाइपिंग, और तीसरा अपनी हैंड राइटिंग में भी लिखना चाहें तो ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में केवल एक ही तरीका है, कीबोर्ड से टाइपिंग, ठीक है। ऐसा लगा होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कि ये ड्रॉ वाला जो यहाँ पर हमने टूल दे, ये जो मेन्यू या टैब दे दिया है और इसके अंदर जितने भी टूल दे रखे हैं उनका एक्सेल में बहुत यूज़ नहीं है, तो शायद उन्होंने हटा दिया हो, ठीक है। देखो ये जो सॉफ्टवेयर है ना एमएस ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है, सजेशन के बेस पर भी और रिक्वायरमेंट के बेस पर भी है ना, चाहे तो अपडेट में चाहे तो किसी नए वर्जन में चेंज या बदलाव करती रहती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है शुरू से लेकर अभी तक कितने सारे वर्जन या संस्करण बनाए जा चुके हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कोई पेपर होता है और पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल ही कोई रिसेंटली अगर चेंज या बदलाव हुआ हो तो शायद ना आए पेपर में, ठीक है, वरना तो जो जैसे वर्जन या संस्करण आप पढ़ रहे हैं या जो बना हुआ है उसी के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से कि ये पूछ रहे हो वहाँ पर कि बताओ ड्रॉ होता है नहीं होता है, तो इतना तो नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं जितने भी टूल्स की जानकारी मैं दे पाऊँ, है ना, वो मैं देता ही हूँ, हम डिस्कस करते ही हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसा मैं देख पा रहा हूँ टाइम हो ही चुका है, तो अब पेज लेआउट को है ना यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इसके अंदर भी है ना वही चीज़ दे रखी है, जैसे कि मार्जिन वगैरह की, मार्जिन के बारे में, जैसे एमएस वर्ड में मार्जिन वगैरह हमने देखे थे उसी तरीके से, ठीक है। चलो, तो कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो मिलेंगे फिर अगली नेक्स्ट क्लास में। और अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगली क्लास कब होगी, 4 नवंबर को होगी, और तभी मुलाकात करेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई कमेंट हो कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी जाते जाते आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, ठीक, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भाई दूज, और जो बिहार से स्पेशली बिलोंग करते हैं, है ना, उन लोगों के यहाँ छठ पूजा भी होती है, तो आगे फिर छठ पूजा भी होगी। खैर शायद छठ पूजा तक शायद हमारी क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वो मैं तब विश कर दूंगा। तो जाते जाते यही बोलूँगा सभी लोगों को, क्या है ना, सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, सेलिब्रेट कीजिएगा अच्छे से दिवाली को। और फायर क्रैकर्स अगर आपका मन है चलाने का तो चलाइए, और नहीं मन है तो नहीं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा यहाँ पर कि फायर क्रैकर चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए, नुकसान पहुँचता है सबको, ये है वो है, तो वो सब बातें नहीं करना चाह रहा मैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल बातें टाइप की हो जाती हैं, है ना, तो वो नहीं करना। मैं सिंपल सा बोलूँ, अगर आपका मन है तो चलाइए,
ठीक है, अपने हिसाब से चलाइए बट सेफली चलाइए, आपको नुकसान ना पहुंचे। एक बच्चे का कमेंट है, सर बंगाल में काली पूजा होता है। अच्छा ठीक है, काली पूजा के लिए भी आपको हैप्पी काली पूजा। ठीक है, चलो एक बच्चे ने लिखा है, सर मॉनिटर का आकार कैसे नापते हैं। अच्छा, जैसे मॉनिटर के आकार की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमको ये कहा गया है कि कोई मॉनिटर 32 इंच का है, ठीक है, तो वो 32 इंच बेसिकली डायगोनल होता है, ये वाला, ये होता है। या मान लीजिए अगर कोई मॉनिटर है, कोई टीवी है जो ये कही जा रही है कि 41 इंच की, 41 इंच की है, तो ये डायगोनल होता है, ये वाला। चलो फिर आज की क्लास और सभा को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। बाकी कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दिया ही था। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सभी को, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।